अशोक के धम्म में लिख लीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड, मस्ट बी नोटेड नाउ एट दिस जंक्चर। 4 आर सत्यार्थ। दुख है, दुख का कारण है। कौन कौन से आठ सत्य हैं ये सब आप बहुत पहले पढ़ चुके होंगे, ये सबको बताने की जरूरत नहीं, फिर भी ऐसे दुख है, संसार में दुख है, दुख का कारण भी होता है। और दुख का कारण क्या है? तृष्णा, डिजायर, किसी को चीज को प्राप्त करने की इच्छा। भाई हम कुछ चाहते हैं, हमारे पास ये हो, वो हो, कार हो, बहुत बड़ी चीज हो, हम अंबानी जैसे बन जाए, बहुत लोग ये चाहते हैं। तो अगर नहीं बन पाते या मतलब बहुत चीजें हो तो तृष्णा वही है, डिजायर, पैसे हो बहुत सारे। और जब नहीं मिल जाता है, दुख का कारण तृष्णा है। और अगर इस तृष्णा को समाप्त कर दिया जाए, डिजायर को खत्म कर दिया जाए, तो दुखों का अंत भी संभव है। ना यज्ञ करने की जरूरत नहीं है इस सब बारे में, ये सब तो ब्राह्मण धर्म है। बौद्ध धर्म बहुत ही ज्यादा रेशनल है, तार्किक, वैज्ञानिक। यज्ञ वगैरह करने को तो ढोंग मानता है, रिचुअल पर विश्वास नहीं है बौद्ध धर्म। वो इन पर विश्वास करता है, और तृष्णा को खत्म किया जा सकता है तो दुख खत्म हो जाएंगे। उसका मार्ग क्या है? इष्टांगिक मार्ग बताया गया है कि अगर इस मार्ग को चुना जाए तो दुखों का नाश संभव है, सारों खत्म हो जाएगा, दुख खत्म हो जाएगा। तो ये तो हमको कोई वहां फिलॉसफी नहीं पढ़ा रहे हैं, ना हमको मतलब है, हमको सिर्फ हिस्ट्री से मतलब, ठीक है। लेकिन रेफरेंस दिया जाएगा कभी कभी हिस्ट्री फिलॉसफी का एग्जाम। हिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट जो सोशल साइंसेस का होता है, इंटीग्रेटेड होता है, इंटरडिसिप्लिनरी होता है। अगर आप ज्योग्राफी छोड़ दें, अगर आप फिलॉसफी छोड़ दें, अगर आप इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस छोड़ दें, तो फिर हिस्ट्री कुछ नहीं होगा, आपको समझ नहीं पाओगे। इसलिए हमको जब हम समाज विज्ञान को पढ़ते हैं, एक चीज हमेशा अपने विद्यार्थियों से कहता हूं, तो एक इंटीग्रेटेड वे में हमको इंटरडिसिप्लिनरी वे में उसका अध्ययन करना चाहिए। तो अगर ध्यान से देखा जाए, एग्जामिन किया जाए, तो 4 आर्य सत्य और इष्टांगिक मार्ग का वर्णन कभी भी अशोक के धम्म में नहीं मिलता, जो कि बौद्ध धर्म के अनिवार्य तत्व हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता, समझने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि आप तमाम तरह की हम बातें कर रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए, थोड़ा सा कठिन होता है। हो सकता है आपकी जगह हम होते तो हम भी ना समझ पाते। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं इस समय 2 तरह की बातों को कह रहा हूं, इतिहासकारों का। फिर से मैं आई रिपीट, अब बिल्कुल लिखना छोड़ दीजिए और समझने का प्रयास। वन ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस, इतिहासकारों का एक मत है, या एक ग्रुप का, एक पार्टी का ऐसा मत है कि अशोक का जो ये धम्म, उसने धम्म नीति, धम्मा पॉलिसी भी है, या अशोक का जो धम्म है वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म पे आधारित था। लेकिन जो हाल की रिसर्च हुई है, या जो अधिक महत्वपूर्ण है, एक दूसरा मत है जो कि अधिक महत्वपूर्ण है, वो ये मानता है कि अशोक ने जो धम्म नीति अपनाई, जो धम्मा पॉलिसी एडॉप्ट की, वो बौद्ध धर्म से प्रभावित हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से बौद्ध धर्म पे आधारित नहीं। बस आपको इतना समझना। एक ग्रुप कहता है कि बौद्ध धर्म पे आधारित था। एग्जाम में आ जाए कैसे लिखोगे कि एक ग्रुप कहता है, हिस्ट्री के हो, हाँ हाँ हाँ, आ जाओ सभी, आ जाओ, सब आ जाओ, दूर बैठो, 1 मिनट वीडियो स्टॉप। धम्म के विषय पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो इतिहासकार, कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि अशोक का धम्म या अशोक की धम्म नीति पूरी तरह से बौद्ध धर्म पे आधारित थी। लेकिन जो कुछ दूसरे इतिहासकार हैं और जो अधिक महत्वपूर्ण है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, लिखिए नहीं, सिर्फ समझिए, कोई नहीं लिखिए। वो ये कहता है कि अशोक ने अपने अभिलेखों में जिस धम्म को प्रतिपादित किया है, वो उसमें कहीं भी 4 आर्य सत्य सामने लिखा हुआ है, और इष्टांगिक मार्ग का कहीं भी उल्लेख नहीं, जो कि बौद्ध धर्म के अनिवार्य सिद्धांत हैं, तत्व हैं।
इसलिए ये कहना कि पूरी तरह से ये बौद्ध धर्म का ही एक रूप था, ये सत्य सही नहीं होगा। ठीक है? उनका ये कहना है, और वो बिल्कुल तर्कपूर्ण ढंग से ये कहते हैं कि अशोक ने जिस बौद्ध धर्म का प्रतिपादन किया उसमें उस समय की राजनीतिक आवश्यकताएं भी सम्मिलित थी, यानी जो उसकी राजनीतिक जरूरतें थी, जो पॉलिटिकल नेसेसिटीज थी, जो मजबूरियां थी, राजनीतिक मजबूरियां थी, उसके कारण भी उसने इस धम्म को प्रतिपादित किया या धम्म की नीति अपनाई। वो कौन सी? अगर हम उस समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखें तो ये समझने की बात है। अशोक के समय तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार अपनी अधिकतम सीमा तक हो चुका था। सिर्फ दक्षिण भारत के थोड़े से क्षेत्र को छोड़ के, बहुत ही टिप, स्मॉल टिप ऑफ साउदर्न टिप ऑफ इंडिया और आसाम को छोड़ के, जैसे उस समय कामरूप कहते थे, पूरे बंगाल से लेकर के अफगानिस्तान तक जितना बड़ा अशोक का साम्राज्य था, आज का भारत से बहुत ज्यादा बड़ा। तो इस कारण से अब अशोक को आगे साम्राज्य विस्तार की आवश्यकता ही नहीं थी। इसीलिए उसने कली के पश्चात आगे युद्ध नहीं किया। जरूरत क्या थी? राजनीतिक जरूरत क्या थी? अब जरूरत यह थी कि जो भी साम्राज्य है उसका प्रशासनिक पुनर्गठन किया जाए, उसमें अच्छा प्रशासन स्थापित किया जाए, उसमें प्रशासनिक एकता की स्थापना की जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी उसमें स्टैब्लिश हो, उसमें सामाजिक एकता जो ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रशासनिक एकता से, सोशल यूनिटी और राजनीतिक एकता की स्थापना। तो साम्राज्य का विस्तार तो बहुत हो चुका, अब क्या जरूरत है? यूनिटी, और यूनिटी हर तरह की, और ऐसी यूनिटी जो भारत की संस्कृति की विशेषता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता की बात। क्योंकि आज के भारत की तरह, आज के भारत में भी अगर कोई पॉलिसी, अगर चाहे कितनी भी शक्तिशाली गवर्नमेंट हो, चाहे वर्तमान गवर्नमेंट हो, चाहे पहले गवर्नमेंट हो, अगर केंद्र से सारी की सारी नीतियां लागू होंगी तो उनका कड़ा विरोध भी होता है। तो ऐसी नीतियां भारत के परिप्रेक्ष्य में लागू करने की जरूरत है जो भारत की विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हो। लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने। तो वर्तमान भारत की तरह अशोक के साम्राज्य में भी तमाम तरह के वर्ग थे, तमाम तरह के विचार थे, तमाम तरह के संप्रदाय थे, तमाम तरह के, धर्म शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूंगा क्योंकि हम संप्रदाय कह रहे हैं, धर्म नहीं कह रहे हैं, धर्म तो व्यापक होता है। संप्रदाय तमाम तरह के थे, ब्राह्मण थे, बौद्ध थे, जैन थे, आजीवक थे, और इनमें आपसी मतभेद भी थे। ऐसा नहीं है, कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं भाई प्राचीन भारत में तो सब कुछ था, दूध दही की नदियां बहती थी, लेकिन ये वैज्ञानिक नहीं। प्राचीन भारत में भी समस्या है, समस्याएं इतिहास में हर समय रही है और समय रहेंगी भी। ना कोई युग स्वर्णयुग होता है, अभी तक आप लोग क्या रखते आ रहे हो, गुप्त काल स्वर्णयुग था, लेकिन अब हम बताएंगे कि एक दूसरा मत भी हम खारिज नहीं कर रहे हैं। हम किसी मत को ना तो पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं, ना पूरी तरह से अस्वीकार कर सकते हैं। तो अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत भी तमाम तरह के अंतर विरोध भी, और अगर इन पर काबू ना किया जाए तो ये समस्या थी कि अशोक का साम्राज्य भी बिखर जाएगा। अशोक महान इसलिए क्योंकि उसने इन अंतर विरोधों को, इन कॉन्ट्राडिक्शंस को समाप्त करने का प्रयास किया, और ये डंडे या तलवार के बल पर नहीं किया, उनकी अपनी साम्राज्य के हृदय पर, अपने साम्राज्य के हार्ट पे विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। कितना सफल हो पाया, कितना नहीं सफल हो पाया, ये बात की बात। बहुत से लोग अशोक की आलोचना भी करते हैं,
जैसा कि हम आगे चल करके पढ़ाएंगे कि अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो। ऐसे लोग बहुत हैं, कोई किसी को कहता है औरंगजेब की वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, कोई कहता है अशोक की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च है वो किसी व्यक्ति विशेष को किसी साम्राज्य के पतन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मानती। ऐसी कुछ सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस होती हैं किसी काल विशेष में, समय विशेष में, जिनके कारण ही किसी साम्राज्य का उत्थान या किसी साम्राज्य का पतन होता है। तो अशोक ने धम्म की नीति इसलिए अपनाई क्योंकि उसके मौर्य समय में मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक और सामाजिक आवश्यकता भी इस नीति को अपनाने की उसे लगातार सलाह दे रही थी। और निश्चित रूप से वो एक स्वयं बहुत ही योग्य शासक था, एक अद्वितीय विश्व, पूरे भारत का ही पूरे विश्व का एक अद्वितीय शासक अशोक माना जाता है। और अशोक को महान की संज्ञा बहुत कम शासकों को दी गई है। अशोक का द ग्रेट कहा है या अशोक एक महान शासक। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि अशोक निजी रूप से पर्सनली उसका बौद्ध धर्म में विश्वास था, ये बात सही। लेकिन एक शासक को हम निजी रूप में क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसका शासन किस तरह से सफल हो, और उसकी शासन की सफलता के लिए ये आवश्यक है कि उसकी प्रजा संतुष्ट हो। और अशोक ये बार बार ये प्रयास करता है, वो बार बार अपने अभिलेखों में कहता है कि सभी प्रजा मेरी संतान है। ज्यादातर अभिलेखों में वो कहता है देवताओं का प्रिय जो शासक है। 2-3 अभिलेखों में उसका नाम भी है, जैसे मार्सकी अभिलेख और गुर्जला अभिलेख में उसका नाम भी मिलता है, अशोक साफ साफ नाम मिलता है। बाद में चलकर के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक का नाम साफ साफ दिया। तो अशोक निजी रूप से बौद्ध हो सकता है, लेकिन जो उसने शासक के रूप में जिस नीति की स्थापना की वो बौद्ध धर्म पे प्रभावित हो सकता है, कुछ तत्व मिल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से बौद्ध धर्म पे आधारित नहीं था। उसमें सभी संप्रदायों की नैतिक बातों का, अच्छी बातों का कलेक्शन था, संग्रह था। It was the collection of Dhamma is the collection of moral principles of all religions or all religious communities. ठीक है, उसमें ब्राह्मण धर्म की भी कुछ बातों का जो नैतिक बातें हैं, कौन सी नैतिक बातें हैं? दूसरे के विचारों का भी सम्मान करो, सामान्य बातें जिसे आप भी आजकल आप नैतिक शिक्षा से आप लोग मॉरल एजुकेशन जो है, किसी के साथ उग्रता ना बरतो, दूसरे के विचारों का सम्मान करो, किसी को क्षति ना पहुंचाओ, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, गुरुओं का आदर करो। और सबसे बड़ी बात ये सब तो एक सामान्य नैतिकता की बात होगी, तो सभी बच्चों को भी सिखाया जाए। लेकिन अधिक जरूरी क्या है कि आपस में विभाजन करने वाली बातों से दूर हटो। अगर उस समय का हम सामाजिक वातावरण देखें तो ब्राह्मणों और बौद्धों, एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं कि प्राचीन भारत में कोई भी अपने आप को हिंदू नहीं कहता था। ये हिंदू वगैरह ये सब 200 साल से हो गए। हिंदू कहा भी तो विदेशियों ने हमको कहा, हमने अपने आप को प्राचीन भारत में कभी भी हिंदू नहीं कहा। आज कहते हो तो ठीक है। तो उस समय या तो वैदिक धर्म था जिसे कहते हैं हम सनातन धर्म, और जिसे हम ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों की महत्वपूर्ण स्थान था। यज्ञों की परंपरा, वेदों में आप वैदिक साहित्य को पढ़िए तो उसमें मुख्य रूप से यज्ञों का वर्णन किया गया। और या तो बौद्ध धर्म का था जो कर्मकांड पर विश्वास नहीं करता था, वो अधिक वैज्ञानिक। एक तरह से ये ब्राह्मण धर्म के खिलाफ ही एक जो ब्राह्मणों का जो विशेषाधिकार है उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में बौद्ध धर्म का अभ्युदय हुआ था। ये आप जानते हैं, गौतम बुद्ध के रूप में, या जैन धर्म महावीर स्वामी। तो अशोक के समय में हम देखते हैं कि ब्राह्मणों और बौद्धों में, ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों
और बौद्ध धर्म के अनुयायियों में आपसी अशांति भी देखने को मिलती है। और यह भी माना जाता है कि अशोक ने जब सिंहासन के लिए संघर्ष किया तो ब्राह्मणों ने उसका सहयोग कम किया या नहीं, उसको अच्छा सहयोग नहीं मिल पाया। लेकिन अब चूंकि वो शासक बन चुका है तो वो चाहता है कि मेरे साम्राज्य में सामाजिक एकता की स्थापना हो, और इसीलिए इस अशांति और इस विग्रह को कम करने के लिए उसने धम्म नीति की स्थापना की। एक तरह की पॉलिसी है उसकी, धम्म है और धम्म नीति भी है। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं एग्जाम? अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? हम आपको क्वेश्चन भी दे रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझने की। क्वेश्चन मैं फोटो खींच करके ग्रुप में डाल, ठीक। तो अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? इस धम्म का स्वरूप क्या था? तो ये सब जो हम बता रहे हैं ये नेचर ऑफ अशोकास धम्मा है। धम्म की प्रकृति, नेचर, स्वरूप किस तरह का था, ये धम्म क्या है? कोई आपका इंटरव्यू होकर दिया, अशोक का धम्म क्या है? वो पढ़े होंगे इतिहास में, क्या है? पढ़ाए उड़ाए आपको नहीं पढ़ा। आप कह दोगे शार्ट में एक लाइन में, अशोक का धर्म सभी संप्रदायों या सभी धर्मों की नैतिक सिद्धांतों का संग्रह है, या अशोक का धर्म एक आचार संहिता है, नैतिक आचार संहिता। इसको नोट करना हो, नोट कर सकते हो आप। अशोक का धर्म क्या है? एक, ये दिखाई दे रहा है आपको, नैतिक आचार संहिता। नैतिक आचार संहिता यानी, मैं इधर जगह नहीं इधर लिख दे रहा हूं, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। अशोक का धर्म क्या है? एक नैतिक आचार संहिता है जिसमें सभी धर्मों की, सभी संप्रदायों या धर्मों के नैतिक सिद्धांतों का संग्रह, नैतिक सिद्धांतों का संग्रह। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, अब लिखना शुरू कर दीजिए। अशोक का धर्म को किस रूप में है? 2-3 लाइन आपको लिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको समझने पर आप खुद ही लिख जाइए। नैतिक, सभी धर्मों के संप्रदायों के नैतिक सिद्धांतों का संग्रह है। एक लाइन में लिखिए, फिर दूसरे पैराग्राफ में प्रारंभ कीजिए कि अशोक का धर्म, हम धर्म नहीं, देखिए जो ये धर्म है, ये जो पाली भाषा में कहा जाता है धम, धर्म नहीं धम। अगर धर्म धर्म लिखोगे उड़गोबर हो जाएगा। भाषा का बहुत प्रभाव पड़ता है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो अशोक का धर्म सभी धर्मों के या संप्रदायों के नैतिक सिद्धांतों का संग्रह है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ से 2 ही लाइन का पैराग्राफ हो सकता है। फिर अशोक का धर्म को एक नैतिक आचार संहिता, सबसे नीचे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, नैतिक आचार संहिता, और उसके बाद ब्रैकेट में लिख दीजिए यहां मॉरल कोड, MORAL, मॉरल, नैतिक, कोड, COD, कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में जाना जा सकता है। यानी जो विभिन्न संप्रदाय हैं एक दूसरे से व्यवहार करते समय किस तरह का आचार विचार अपनाएंगे, इसका उद्देश्य क्या है? इस मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का उद्देश्य क्या है? मौर्य साम्राज्य में सामाजिक एवं
सांस्कृतिक एकता की स्थापना है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता की स्थापना है। its aim, Ashoka's Dhamma's aim was to establish social and cultural unity in Mauryan Empire। सामाजिक और सांस्कृतिक एकता की स्थापना इसमें मौर्य। ध्यान रहे, राजनीतिक एकता की स्थापना ऊपर से की जाती है, तो शासक स्वयं करता है। अगर कोई विद्रोह करता है तो शासक सेना के बल पर निपटता है। लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक एकता की स्थापना जनता के लेवल पर की जाती है, फ्रॉम बिलो। और ये जब तक जनता में जागृत नहीं होगी तब तक कोई शासक नहीं कर सकता। शासक डंडे और तलवार के बल पर एक सीमा तक ही शासन कर सकता है। वास्तविक एकता की स्थापना जनता के या प्रजा के लेवल पर होती है। अशोक महान इसीलिए है कि उसने डंडे या तलवार के बल पर एक सीमा तक ही शासन किया। उसके बाद उसने जनता के स्तर पर, अपनी प्रजा के स्तर पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता की स्थापना का प्रयास किया। बस मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मैं आपको मैटर भी शेयर कर दूंगा जिसमें यही बातें होंगी, कुछ में अलग नहीं लिखा होगा विस्तार से, क्योंकि मैटर शेयर किए बिना काम नहीं चल सकता है। मैटर भी शेयर कर दूंगा। स्टॉप योर वीडियो।